हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू कावेरी कथुरिया क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो चलिए हम थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको फर्स्ट स्लाइड पर कुछ अलग अलग थ्योरीज के नेम जो हैं गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी थ्योरी दी है और किस बारे में बात की है। सबसे पहले यहाँ पर गिवन है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी है उसे कहते हैं हम कोग्निटिव डेवलपमेंट, राइट, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका कोलबर्ग। कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी है उसे बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पे आपका है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने दी है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। इन्होंने बात की है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की। तो ये तीन अलग अलग थ्योरी है। तो हम आज के इस लेक्चर में जीन पियाजे को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कोलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, मानव विकास के पक्ष। हम जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर हम जो है तीन अलग अलग डोमेन को समझेंगे। एक होता है आपका ज्ञानात्मक पक्ष, जिसका संबंध किससे होता है, दिमाग से, मतलब जिसे हम इंग्लिश में कोग्निटिव डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष मतलब भावनाओं से रिलेटेड है। भावनाएं कहाँ होती हैं, दिल में होती हैं, तो इसका संबंध होता है दिल से, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट है आपका क्रियात्मक पक्ष, मतलब एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ हमारा क्या करता है, हाथ पैर शरीर करता है एक्टिविटीज़, तो ये शरीर से संबंध रखती हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोमोटर डोमेन। तो उपरोक्त तीनों पक्ष में से जीन पियाजे ने किस पर बात की है, ज्ञानात्मक पक्ष पर, जिसको हम ज्ञानात्मक भी कहते हैं और संज्ञानात्मक भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट। तो मतलब जीन पियाजे ने मेन फोकस किसके ऊपर किया है, कोग्निटिव डेवलपमेंट पर किया है। अब यहाँ पर आप बात करें हम जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने क्या किया, ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं, स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट हैं। जीन पियाजे ने यह जानने का प्रयास किया कि बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है, और यही बात जानने के लिए जीन पियाजे ने अपने 3 साल के बच्चों पर अपने 3 बालकों पर लंबे समय तक अध्ययन किया। 3 बालकों पर, अपने 3 बच्चों पर इसने बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया, और ये अध्ययन इसका कब तक चला, कम से कम 16 वर्षों तक चलता रहा। मतलब ये 3 साल 16 साल तक, ये 16 वर्षों तक ये अपने ही तीनों बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहा। अब संज्ञानात्मक विकास का अर्थ यहाँ पर समझें तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य सूचनाएं इकट्ठी करने से नहीं, बल्कि उनके तरीके से संबंधित है। अब जब हम माइंड की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आपने कितनी सूचनाएं इकट्ठी करी, ये देखा जाता है कि उनको कलेक्ट करने का, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का आपका तरीका क्या था। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अब जिसे चादर का प्रयोग कहा जाता है हिंदी में। अब इन्होंने क्या किया, जैसे एक बेडशीट बिछाई, इन्होंने एक चादर बिछा दी, और यहाँ पर एक जो बच्चा है एक कॉर्नर में, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ एक कॉर्नर में एक बच्चा है। सामने यहाँ पर इन्होंने कुछ जो है टॉयज़ रख दिए। अब ये बच्चा चल चल के उन टॉयज़ के पास जाता है। तो यहाँ पर वो क्या करता है, एक्टिविटीज़ करते करते बच्चा उन टॉयज़ के पास यहाँ पहुँच गया। तो ये कहते हैं कि इन्होंने ऑब्जर्व किया, बच्चे ने क्या किया, क्रियात्मक पक्ष पर उसका जो क्रियात्मक पक्ष है वो ज़्यादा एक्टिव है, मतलब बच्चा एक्टिविटी कर करके अपने गोल तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर इन्होंने क्या किया कि एक और चादर बिछाई, वहाँ पर एक और बच्चे को बिठाया और यहीं पर इन्होंने खिलौने रखे। अब इस बच्चे ने क्या किया कि खिलौने लेने के लिए उस चादर को अपनी ओर खींच लिया, तो खिलौने नज़दीक इसके पास आ गए। तो यहाँ पर कहते हैं कि उसने वहाँ पर एक्टिविटी, अपनी शारीरिक एक्टिविटी ना करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ज्ञानात्मक पक्ष पर उस बच्चे का ज़्यादा जो है वो एक्टिव था। तो इन्होंने चादर के प्रयोग से ये सिद्ध किया कि कोई बच्चे होते हैं क्रियात्मक पक्ष के थ्रू अपने गोल को अचीव करते हैं, कुछ ज्ञानात्मक पक्ष से अपने गोल को अचीव करते हैं। फिर यहाँ संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं तो इसका संबंध नकल से नहीं, अथवा ये किसी नकल या उद्दीपक पर आधारित न होकर खोज पर आधारित है, अथवा इसका संबंध खोज से है। तो ये कहते हैं संज्ञानात्मक जो पक्ष होता है वो किसी चीज़ को कॉपी नहीं करता है, बल्कि ये डिस्कवर करता है चीज़ों को। तो ये इन्होंने संज्ञानात्मक विकास पर जोर दिया। अब बात करें यहाँ स्टिमुलस की। स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी प्रलोभित वस्तु, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें एकदम से अट्रैक्ट करती है और जिसको हम रिस्पॉन्स करते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के कारण ही जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो इसकी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है,
जीन पियाजे ने क्या किया, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसी के कारण इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अब यहाँ पर जीन पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, इन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहते हैं अडेप्टेशन, हिंदी में जिसे कहते हैं अनुकूलन। तो चलिए इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। यहाँ पर पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे कहते हैं कि बालकों में वातावरण के साथ, मतलब जो भी वातावरण होता है बच्चे का, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की जन्मजात प्रवृत्ति को अनुकूलन कहते हैं। कहते हैं अनुकूलन क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा ये एसिमिलेशन है, अडेप्टेशन है, क्या चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी बात आती है वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की, मतलब वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करने की, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश के साथ अनुकूलन करता है, जिसके लिए वो दो प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। ठीक है, अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर लेना, उसको कहते हैं एडेप्टेशन। अब एडजस्ट हम दो तरीक़ों से करते हैं, तो समझते हैं ये कौन से दो तरीके। सबसे पहले कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन से अभिप्राय है कि जब बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए पहले सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। मतलब जब भी आप इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग में पहले से जो नॉलेज है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका सहारा ले रहे हैं। और एक और अगर देखें यहाँ पर पॉइंट, तो ये भी कहा जा सकता है कि पुराने विचारों तथा अनुक्रियाओं में नए विचारों व अनुक्रियाओं का समावेश करना ही सात्वीकरण कहलाता है, मतलब एसिमिलेशन कहलाता है। मतलब पुराने विचारों में जब नए विचार मिला लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। और एक ये भी कह सकते हैं कि परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाना, मतलब सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाना। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट्स आएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये एसिमिलेशन है, ये क्या चीज़ है, तो आपको ये याद रखना है कि सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बना लेना, पुरानी नॉलेज में नई नॉलेज ऐड कर देना, और या कहें कि पुरानी नॉलेज का सहारा लेना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, एसिमिलेशन कहलाती हैं। जैसे जोड़ घटा के सरल सवाल आते हुए भी जोड़ घटा के कठिन सवाल हल करना, ये भी क्या है, एसिमिलेशन है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है एकोमोडेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। एकोमोडेशन यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसे हम आत्मीकरण, समायोजन, विशिष्टीकरण, संधानीकरण भी कहते हैं। अब एकोमोडेशन का मतलब क्या है, समायोजन में पूर्व में सीखी गई क्रिया काम नहीं आती, बल्कि अपनी योजना या व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए वातावरण में सामंजस्य स्थापित करना। मतलब अब सिचुएशन क्या है कि आपका जो पहले से सीखा हुआ ज्ञान है वो आपको कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहा है, तो आपको जब एडजस्ट करना है तो आपको नया ज्ञान लेना पड़ेगा, उसे कहते हैं एकोमोडेशन करना। अगर आप यहाँ पर देखिए एक और बात लिखिए, अपने पुराने विचारों व अनुक्रियाओं को नए विचारों व अनुक्रियाओं में समावेश करना। अब आपको ध्यान रखनी है कि आप न्यू नॉलेज के अंदर कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पुरानी नॉलेज में ऐड नहीं कर रहे, पुराने विचारों व अनुक्रियाओं का नए विचारों के अंदर मिलाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम एकोमोडेशन। या फिर अगर आपको ये लाइन दी जाए एग्जाम में, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाना, अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं तो वो भी क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। एग्जाम्पल क्या है कि जोड़ घटा के सवाल आने पर भाग गुणा का सवाल हल करने हेतु, ठीक है, आपको हल करने पड़ जाएं तो उसे क्या कहेंगे, अब उसको कहेंगे एकोमोडेशन। मतलब आपने जोड़ घटा सीखा था, अब उसका इस्तेमाल आप कहीं ना कहीं भाग और गुना में कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। मतलब न्यू नॉलेज के अंदर अब पास्ट नॉलेज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो क्या चीज़ है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपका सबसे पहले वर्ड आएगा अडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना। अब एडजस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है एसिमिलेशन, ठीक है, और एक होता है एकोमोडेशन। एसिमिलेशन और एक होता है एकोमोडेशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। अब ये टर्म्स आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, जब एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम भी लिखा जा सकता है, मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बना देना। एक टर्म यहाँ यूज़ की जाती है जिसको कंजर्वेशन कहते हैं। कंजर्वेशन का क्या मतलब है, देखिए, कंजर्वेशन से अभिप्राय होता है वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता को पहचानना व समझने की क्षमता से। अगर आप अपने वातावरण में कोई भी परिवर्तन होता है, आप उसको समझ लेते हैं एकदम से,
ठीक है, परिवर्तन होना या स्थिरता आ जाना, आप उसको समझने की क्षमता रखते हैं तो उसको कहते हैं कंजर्वेशन। जैसे किसी वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन अलग करने की क्षमता से, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ में रंग रूप में परिवर्तन आ रहा है तो आप उसको अगर समझ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका कंजर्वेशन कहलाता है। नेक्स्ट है कोग्निटिव स्ट्रक्चर, संज्ञानात्मक संरचना। कोग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा था कोग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। बालकों का मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं के सेट को क्या कहते हैं, कोग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। कोग्निटिव स्ट्रक्चर बहुत बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है एग्जाम में आपके, कि कोग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, मानसिक संगठन या मानसिक क्षमताओं का जो सेट होता है उसको कोग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ मेंटल ऑपरेशन। मेंटल ऑपरेशन क्या होता है, बालकों द्वारा किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करना, मतलब बच्चों के सामने कोई प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम पर वो क्या करते हैं, चिंतन करना, मेंटल ऑपरेशन करना माना जाता है, तो उसको मेंटल ऑपरेशन कहते हैं। वो चिंतन करने को मेंटल ऑपरेशन करना कहते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है स्कीमस, एक है स्कीमा, दो अलग अलग वर्ड है, आपको ध्यान रखनी है, इनकी स्पेलिंग ध्यान रखनी है। स्पेलिंग ना ध्यान रहे तो आप हिंदी में वहाँ पढ़ लेना, स्कीमस और स्कीमा। स्कीमस क्या होता है, व्यवहारों को संगठित पैटर्न को, व्यवहारों के संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, स्कीमस कहते हैं। जैसे कि किसी को कार चलानी है, गाड़ी चलानी है, उसके लिए गाड़ी स्टार्ट करना, गेयर डालना, स्पीड देना, इन सभी को एक्टिविटीज़ को मिलकर करना, इन सभी पैटर्न को एक साथ दोहराया जाता है तभी वो गाड़ी चलती है, तो इसको क्या कहते हैं, स्कीमस। मतलब किसी पैटर्न को एक साथ दोहराना, उसे किसी काम को एक पैटर्न में करना, वो क्या कहलाता है, स्कीमस कहलाता है। बात करें स्कीमा की, तो स्कीमा से तात्पर्य ऐसी मानसिक संरचना से जिसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका जनरलाइजेशन किया जा सकता है। इसका अर्थ है ज्ञान का भंडारण, यहाँ कट गया तो आप याद रख लेना, ज्ञान का भंडारण। जहाँ भी पूछा जाए ज्ञान का भंडारण तो वो क्या है, स्कीमा। ज्ञान के भंडारण को स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट आता है एक वर्ड एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जब बालक निर्जीव चीज़ों को भी जीवित समझने लगता है, उसको जीववाद का सिद्धांत या एनिमिज्म कहलाते हैं। जैसे आपने एक बच्चे को देखा होगा कि छोटा बच्चा जो है उसके पास जो टेडी बियर होता है उसको भी खाना खिलाने लग जाता है स्पून से भी, उसको लगता है ये भी मेरी तरह भूखा है, इसे भूख लगी है, तो वो ये नहीं समझ पाता कि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन लिविंग को भी लिविंग थिंग समझना इज कॉल्ड एनिमिज्म। एक होता है नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी, जिसको हिंदी में पलटावी गुण कहते हैं। जब बालक में उल्टा करके सोचने की क्षमता विकसित हो जाए, रिवर्सिबिलिटी कहलाती है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को आपने सिखाया 2 × 3 = 6 होता है, अगर ये बच्चा ये जानता है तो मतलब क्या उसमें वो ठीक है। इसके साथ साथ अगर वो ये भी जानता है कि 3 × 2 करेंगे तो भी 6 होगा, अगर वो ये बात जानता है उल्टा करके सोचने की क्षमता अगर उसमें है तो हम कहेंगे उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण है, अगर वो ये नहीं जानता है तो हम कहेंगे उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं है। फिर आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वस्तु स्थायित्व। बालक के परिवेश में जो चीज़ें वह देख पा रहा है उनका अपना स्थायित्व है, या वे चीज़ें सामने होने पर भी उनका स्थायित्व नहीं है, तो अर्थात वे चीज़ें यहीं कहीं परिवेश में विद्यमान है। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे आपने एक बच्चा खाना नहीं खा रहा, खेल रहा है, आपने उसका खिलौना उठा के एकदम से ऐसे किया और साइड में छुपा दिया, तो अब वो बच्चा अभी भी रो रहा है। आपने कहा कि इसे चिड़िया ले गई, लेकिन वो अभी भी क्या कर रहा है कि वो रो ही जा रहा है, उसको पता है कि वो चीज़ आपके हाथ में है, तो मतलब कि अब वो समझ गया है कि कोई नहीं लेके गया, वो चीज़ यहीं आसपास है, तो वहाँ उसका ऑब्जेक्ट जो है वो उसके परमानेंसी, मतलब उसकी इमेज उसके दिमाग में बन चुकी है, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंसी की इमेज बन जाना। नेक्स्ट है डिसेंट्रिंग, किसी भी वस्तु या चीज़ के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता को डिसेंट्रिक कहते हैं। मतलब आप किसी चीज़ के बारे में वास्तविक ढंग से सोच पा रहे हैं तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए, इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, जैसे मान लीजिए यहाँ बहुत सारे डॉट्स हैं। अब यहाँ अगर हम किसी से पूछें कि ये डॉट्स मतलब ज़्यादा है या कम है, अगर वो बच्चा कह रहे कि हाँ ये डॉट्स बहुत सारे हैं, तो मतलब क्या है कि वो चीज़ों को समझ पा रहा है, वो डिसेंट्रिक है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसे डॉट्स कम है लेकिन इसको भी वो कहीं नहीं यहाँ पे डॉट्स ज़्यादा है, तो मतलब क्या है कि इसका मतलब वो डिसेंट्रिक तरीके से सोच नहीं पा रहा है, डिसेंट्रिक का अभाव है, विकेंद्रीकरण का अभाव है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको यहाँ से। या फिर आपको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे ये बिखरे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये कह दे कि कोई बच्चा कहीं काफ़ी दूर दूर है या फिर काफ़ी नज़दीक है, उल्टा सीधा बताए तो आप समझ जाएंगे कि उसमें डिसेंट्रिक का अभाव है या नहीं है।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है आपका जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसने 4 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। 4 स्टेजेस जो है गिवन बाय जीन पियाजे, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसको क्या कहते हैं, विकास अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने स्टेजेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसलिए इन्होंने बालक के विकास को आत्मसात मतलब डिसकंटिन्यूस माना है। मतलब इन्होंने ये कहा है कि बालक का विकास कॉन्टीन्यूसली नहीं होता, डिसकंटिन्यूस माना है। अब इसी स्लाइड में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है, एक तो इसको जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट नाम आ जाए तो आप इजीली समझ जाएंगे, लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पर विकास अवस्था मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस आ जाए, डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखना है विकासात्मक अवस्था भी इसको ही कहते हैं। 4 स्टेजेस हैं, ये फिर भी याद रह जाएगा, लेकिन डिसकंटिन्यूस पे बात किसने की, जीन पियाजे ने की है, ये बात पे ध्यान रखनी है। अब ये छोटी सी ट्रिक है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, मैंने इस तरीके से लर्न की है। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला, लिखा हुआ है मैंने कि सलमान प्रियंका चले फ्रांस, आपको इनके वर्ड उठाने हैं SPCF, इनको लर्न करना है। ये क्या बनती है, 4 स्टेजेस बनती है, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे S से सलमान, P से प्रियंका, C से चले, F से फ्रांस, सलमान प्रियंका चले फ्रांस। तो आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, ये 4 स्टेजेस हैं। तो चलिए सबसे पहले इन स्टेजेस को जो है हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आती है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है वो जन्म से 2 साल तक के बच्चे इंक्लूड करते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक इस अवस्था में बालक अपनी संवेदना के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है, इसलिए इसे संवेदन पेशीय अवस्था कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ ध्यान रखना है। जन्म से लेकर 2 साल तक का बच्चा जो है, ठीक है, वो इमोशंस के थ्रू जो है, इमोशंस के थ्रू चीज़ों को समझता है, इसीलिए इसे इमोशंस को हिंदी में संवेदना कहते हैं, इसीलिए इसे संवेदी पेशी का अवस्था भी कहा जाता है। जन्म के बाद बालक ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। मतलब ज्ञान इंद्रिय आपने देखी ना, बच्चा एक्टिविटीज़ करता रहता है, हाथ पैर हिलाता है, पैर हिलाता है, तो ज्ञान इंद्रियां जो हैं उसके सेंसेस को यूज़ करते हुए वो नॉलेज जो लेता है, एक्वायर करता है, उसको ज्ञान इंद्रियों की, इसीलिए इसे ज्ञान इंद्रियों की अवस्था भी कहा जाता है। आप इसे ज्ञान इंद्रियों की अवस्था भी कह सकते हैं, संवेदीय पेशियां इमोशंस को यूज़ करता है इसलिए भी कह सकते हैं। इसी अवस्था में बालक कुछ सहज क्रियाएं करता है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हैं, हाथ में उनको कुछ दे दो तो उसको चूसते रहते हैं, एक ही तरफ टकटकी लगाकर देखते रहते हैं, तो किसी चीज़ को पकड़ना, ये सहज क्रियाएं करते हैं, इसीलिए इन्हें सहज क्रियाओं की अवस्था भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके 3 नाम हो गए। फर्स्ट स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज के 3 नाम हो गए अलग अलग, संवेदी पेशी अवस्था, ज्ञान इंद्रिय अवस्था और सहज क्रियाओं की अवस्था। तो इसको इन 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण और अभाव दोनों पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंसी की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गुण और अभाव ऑब्जेक्ट परमानेंसी के दोनों पाए जाते हैं। हमने पढ़ लिया ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। पहली अवस्था में बालक अपने दिमाग में स्कीमा बनाना शुरू कर देता है, ये बात ध्यान रखनी है। इस अवस्था में बालक न तो तार्किक होता है न ही अतार्किक होता है, मतलब वो कोई रीजनिंग नॉन रीजनिंग थिंकिंग को यूज़ नहीं कर सकता, उसकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे की। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन की अवस्था मतलब आंखों से ओझल दिमाग से ओझल होता है। मतलब कई जन्म से लेकर 2 साल तक के बच्चे की बात करें तो इस कंसेप्ट पे होता है कि उनकी आंखों से कोई चीज़ उठा दी जाए तो उनके दिमाग से भी ओझल हो जाती है। ये वाला कंसेप्ट यहाँ तक 2 साल तक के बच्चे पर एप्लीकेबल होता है। अब जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा है। ये स्लाइड थोड़ी सी आपको फीकी दिख रही होगी, लेकिन मैं सारे पॉइंट्स बोल रही हूँ तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जीन पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है, ये बात ध्यान रखनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इससे मैंने इंक्लूड नहीं किया है, आपके लिए एक एक वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बच्चा जो है कोरी स्लेट के समान होता है, ये बात किसने कही है, प्लेटो ने कही है। अनुकरण की अवस्था होती है, इस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति आरंभ हो जाती है। मतलब ये स्टेज होती है जिसके अंदर बच्चा अनुकरण करना शुरू कर देता है, मतलब जैसा देखता है वैसी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक जो है चीज़ों को दोहराने की कोशिश करता है, इसलिए इसे प्रतिवर्त क्रियाओं या फिर वृत्ताकार क्रियाओं की अवस्था भी कहा जाता है। जैसे कोई 3-4 माह का बच्चा
ठीक है, वो क्या करता है कि उसको कुछ खाने पीने को दिया, उसके बाद से वो उस आवाज़ होठों से आवाज़ निकालने लगता है। तो ये एक्टिविटी क्या है, उसे वो आवाज़ अजीब सी लगती है और फिर वो जो है उसे जान करके दोहराता है, बार बार अनुकरण करता है उस चीज़ का। तो उसे दोहराता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आवाज़ को निकालने में निपुण हो जाता है। तो क्या कर रहे हैं कि हम ये सीख रहे हैं कि बच्चा यहाँ जो नोटिस करने लग गया चीज़ों को, अब चीज़ों को जो है बार बार दोहराने लग गया है। अब यहाँ पर एक गेंद व कंबल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस स्टेज पर जीन पियाजे ने एक गेंद व कंबल का प्रयोग किया। तो आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट स्टेज में जीन पियाजे ने कौन सा प्रयोग किया था, गेंद व कंबल का प्रयोग किया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक ध्यान रखनी है। प्रारंभ में बालक इस अवस्था में भाषा का अभाव पाया जाता है, मतलब 2 साल तक के बच्चे को कोई भाषा नहीं आती और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है या मतलब इशारे करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगते हैं, उनके पेट में दर्द है तो वो रोने लगेंगे, ठीक है, अगर उनका पेट भर गया है तो वो हंसने लग जाएंगे। तो वो इस तरीके से इशारे देते हैं, तो जिसे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जीन पियाजे ने जो है अपनी फर्स्ट स्टेज को, जो अपनी सेंसरी मोटर जो स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, इसको 6 भागों में डिवाइड किया। पहली होती है सहज क्रियाओं की अवस्था, जो जन्म से 30 दिन तक चलती है। फिर है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाएं की अवस्था, जो 1 माह से 4 माह तक चलती है। गौण वित्तीय अनुक्रिया की अवस्था, जो 4 से 8 माह चलती है। गौण स्कीमेटा की समन्वय 8 माह से 12। तृतीय वृत्तीय अनुक्रिया 12 से 18 माह। मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज करना, ये जो है आपकी अवस्था कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बाकी 18 से जो 24 महीने हैं उसमें ये छठी अवस्था होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है प्री कंसेप्चुअल स्टेज, ठीक है। प्री कंसेप्चुअल स्टेज सेकेंड स्टेज है, जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 2 से 7 साल तक के बच्चों को इंक्लूड किया जाता है। इस अवस्था में 2 से 7 वर्ष तक विद्यमान रहती है। ये अवस्था जो है, इसमें 2 से 7 साल के बच्चे इंक्लूड कर रहे हैं। इस अवस्था में बालक पहली अवस्था की तुलना में अधिक सोचने और समझने लगता है। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो इसमें पहली की अवस्था में अधिक सोचने और समझने लगे। लेकिन इस अवस्था तक भी बालक में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित नहीं होती। मतलब अब वो अभी भी यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है कि वो तार्किक रूप से नहीं सोच पाता है। इसलिए यह अवस्था जो है अतार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था। मतलब जब बच्चा अपनी बात पे तर्क नहीं कर पाता तो उसे अतार्किक कहते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि बालक चीज़ों को क्रम में लगाना सीख जाता है, ठीक है। ये सेकंड स्टेज है, जिस स्टेज में बालक जो है चीज़ों को सीक्वेंस में लगाना सीख जाता है। आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन इस तरीके से डीपली पूछे जाएंगे कि वो कौन सी स्टेज है जहाँ बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें पहले कंपैरिजन में ज़्यादा सोचने लगा है, या फिर ये कहें कि बालक जो है चीज़ों को क्रम में लगाना सीख गया है, ऐसे। अब यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल कहते हैं और सेकंड जिसे अंत प्रज्ञ काल या अंतर्ज्ञान का काल कहते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया, फर्स्ट स्टेज को जो है 2 से 4 साल की होती है, सेकंड स्टेज 4 से 7 साल की होती है। अब पूर्व प्रत्यात्मक काल, जिसे इंग्लिश में हम सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज कहते हैं, 2 से 4 साल तक की विद्यमान होती है। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति लागू हो जाती है, मतलब बहुत ही क्यूरियस हो जाता है, चीज़ों को जो है जानना शुरू कर देता है। और ये वही स्टेज है जहाँ पर जिसे हम खोज की अवस्था कहते हैं। मतलब बच्चा जो है बहुत सी चीज़ों को जानना चाहता है, डिस्कवर करना चाहता है, जिसे हम स्टेज ऑफ डिस्कवरी भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है बच्चे की जो इरेशनल अभी थिंकिंग है, ठीक है, और यहाँ पर इससे हम ये कह सकते हैं कि अभी वो तार्किक रूप से सोचना उसने प्रारंभ नहीं किया है। यहाँ पर बालक क्या करता है, यथार्थ ढंग से सोच नहीं पाता, मतलब अभी वो पूरा तार्किक चिंतन नहीं कर पाएगा। अभी वो क्या है, इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीता है। सबसे ज़्यादा ये स्टेज है जिसमें बच्चा अभी इमेजिनेशन स्टेज में जी रहा है। ये खिलौनों की आयु है, यहाँ ध्यान रखना, यह खिलौनों की आयु है, एज ऑफ प्लेइंग है। यहाँ पर एज ऑफ प्लेइंग है विद टॉयज़ है, एज ऑफ प्लेइंग विद टॉयज़। अगर आप एज ऑफ प्लेइंग लिखा जाए तब भी आपको यही करना है, एज ऑफ प्लेइंग आए या खेलने की आए अवस्था है, खिलौनों की आयु है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ बालक में अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है, बालक में प्रतीकात्मक ज्ञान शुरू हो जाता है, मतलब सिंबॉलिक नॉलेज स्टार्ट हो जाती है। पूरी तरीके से सिंबॉलिक नॉलेज नहीं आई है, बट उसमें आनी धीरे धीरे आनी स्टार्ट हो गई है। और थिंकिंग कभी भी उसकी कैसी है, इरेशनल है।
नेक्स्ट है यहाँ पे ईगोसेंट्रिज्म। ये ईगोसेंट्रिज्म की स्टेज होती है, ईगो की अवस्था होती है। मतलब बालक सोचता है कि मेरी सोच ही क्या है, पूरी दुनिया की सोच है। बच्चे को ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म स्टेज इसे कहा जाता है। बालक अपनी सोच या विचारों को सर्वोपरि मानता है, मतलब वो अपनी थिंकिंग को जो है सबसे बेस्ट मानता है। जीवनवाद की अवस्था स्टेज ऑफ एनिमिज्म है, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, सेकंड स्टेज ऑफ एनिमिज्म है। अब यहाँ पर एक प्रयोग किया गया, पर्वत श्रृंखला प्रयोग, जिसे ईगोसेंट्रिज्म समझाने के लिए जो है किया गया था। अब यहाँ पर ये प्रयोग क्या किया गया, देखिए। तो चलिए यहाँ पर क्या किया गया, देखिए यहाँ पर बच्चे को ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई। ये तीन जो है इस तरीके से पहाड़ी बनाई गई, एक बच्चे को यहाँ खड़ा किया गया। अब इस बच्चे को पूछा गया तो यहाँ से इसको जो है एक पहाड़ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि ये छोटे थे तो इसके पीछे छिप गए। यहाँ से इस बच्चे ने इस डायरेक्शन से देखा तो इसको एक दिखाई दिया। अब एक बच्चे को इस डायरेक्शन से खड़ा किया गया तो उसको यहाँ से क्या दिखाई दिया, बच्चे को दो पहाड़ दिखाई दिए, बीच वाला नहीं दिखा क्योंकि बहुत छोटा था, ये नीचे रह गया। एक इसको ये दिखा और एक ये दिखा। इसी तरीके से जो जिस बच्चे को यहाँ सेंटर में खड़ा किया गया, इस बच्चे को क्या दिखा, यहाँ से तीनों पहाड़ दिखे, ये भी दिखाई दिया, ये भी दिखाई दिया और ये भी दिखाई दिया। तो यहाँ पर कहता है, तो सेकंड स्टेज में अगर आपसे पूछा जाए, कौन सा प्रयोग किया गया, तो आपको ये बताना है कि पर्वत श्रृंखला का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर है अंतर्ज्ञान का काल। ये जो हमने सेकंड स्टेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक सिंबॉलिक स्टेज और सेकंड थी हमारी इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। अब इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज जो होती है 4 से 7 साल की होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे में लैक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब पलट कर सोचने की क्षमता नहीं होती। बालक को बताया गया कि भारत की राजधानी दिल्ली है, तो अब बच्चे से अगर पूछा गया कि दिल्ली किसकी राजधानी है, तो बच्चा यहाँ बताने में असमर्थ है। तो मतलब यहाँ पर बच्चा जो है अभी रिवर्स करके नहीं सोच पा रहा है। तो इस स्टेज में लैक ऑफ इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ डिसेंटरिंग। यहाँ बालक वास्तविक ढंग से नहीं सोच पाता, तो लैक ऑफ डिसेंटरिंग मतलब विकेंद्रीकरण का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर कंजर्वेशन का भी अभाव पाया जाता है। किसी वस्तु की मात्रा, भार आदि स्थिर होते हैं। बालक को लंबे चौड़े ग्लास में चाय दी जाती है तो वह उसको पीता नहीं है, लेकिन अगर वो जो चाय उसको छोटे ग्लास में दे दी जाती है तो उसे लगता है कि हाँ मुझे भर कर दिया है। तो यहाँ पर क्या है कि वो ढंग से ये नहीं सोच पा रहा, वो मात्रा का, भार का जो है ज्ञान उसको अगर नहीं आ रहा है तो आप उसे कहेंगे लैक ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है। अब एक और एग्जांपल से यहाँ पर समझाया गया कि बालक एक बर्फी को 2 पीस करने पर उसे 2 समझता है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, उसमें कंजर्वेशन का अभाव है। उसे ये नहीं पता कि एक पीस को काट कर उसे आधे आधे 2 बनाकर दे दिए, वो उसको 2 अलग अलग पीस समझ रहा है। तो यहाँ पर क्या, उसका कंजर्वेशन का अभाव पाया जा रहा है। यहाँ पर नेक्स्ट आती है, थर्ड स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो 7 से 11 वर्ष की होती है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है। इस अवस्था में बालक पहली अवस्था की तुलना में अधिक समझ विकसित हो जाती है। मतलब फर्स्ट स्टेज के कंपैरिजन में अब वो जो है सेकंड स्टेज के कंपैरिजन में थर्ड स्टेज में ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझने लगा है। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग जो है बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाती है। बालक जो है तार्किक चिंतन प्रारंभ कर देता है, और लेकिन उसका यह तार्किक चिंतन प्रत्यक्ष वस्तुओं व घटनाओं के प्रति होता है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो लॉजिकली सोच तो रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है जो चीज़ें उसको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में लॉजिकल सोच पाएगा जो चीज़ें उसको दिखाई जा रही हैं। इस अवस्था में बालक का तार्किक चिंतन केवल मूर्त वस्तुओं के प्रति होता है, सिर्फ जो कंक्रीट आइटम्स है जो दिखाई देती हैं, अथवा इस अवस्था में बालक केवल कंक्रीट थिंकिंग कर पाता है। इस अवस्था में बालक के संबंध में कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी है, थर्ड स्टेज में उसमें कंजर्वेशन का गुण आ जाता है, और यहाँ पर उसमें रिवर्सिबिलिटी का गुण भी आ जाता है, और थर्ड स्टेज में उसमें डिसेंटरिंग का गुण भी आ जाता है। मतलब जो गुणों का अभाव था सेकेंड स्टेज में, वो थर्ड स्टेज में वो गुण उसमें आ गए हैं। इस अवस्था के अंदर बालक पहली या पिछली अवस्था की तुलना में वर्गीकरण करना मतलब क्लासिफिकेशन करना, विभेदीकरण मतलब डिफ्रेंसिएशन करना, क्रमबद्ध मतलब सीक्वेंस में लगाने, इन सब चीज़ों का ज्ञान उसको हो जाता है। एनालॉजी का ज्ञान भी इसको इस चीज़ में हो जाता है। इस अवस्था में बालक को इंडक्टिव एंड डिडक्टिव नॉलेज भी आ जाती है। आगमनात्मक और निगमनात्मक का जो है ज्ञान भी उसको हो जाता है। इस अवस्था में बालक को जो है
संख्या बोध हो जाता है, मतलब रीजनिंग की नॉलेज आ जाती है, नॉलेज ऑफ नंबर सेंस, नंबर रीजनिंग उसको आ जाती है। इस अवस्था में बालक को रिश्तों की समझ भी आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस अवस्था में बालक को रिश्तों की समझ आ जाती है। इस अवस्था में बालक के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है और वो जो है वातावरण के साथ एडजस्ट करना भी सीख जाता है। थोड़ा सा स्लाइड जो है लाइट हो गई है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं बोल रही हूँ कि लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है और एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना सीख जाता है। थर्ड स्टेज में अगर आपसे पूछिए कि कौन सा टेस्ट किया गया था, संज्ञानात्मक प्रयोग किया गया था। ठीक है, स्पेशली इस स्टेज में यह प्रयोग किया गया था। पर्वत श्रृंखला प्रयोग दोनों में शामिल रहा, मतलब सेकंड में भी थर्ड स्टेज में भी रहा, लेकिन थर्ड स्टेज में एक और किया गया जिस संज्ञात्मक प्रयोग का नाम दिया गया। फिर आती है यहाँ पर फोर्थ स्टेज, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष की होती है। ये आपको स्टेज जो है बहुत याद रखनी है, वर्ष याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं। 11 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है वो इसमें बालक जो है अमूर्त रूप से, मतलब अगर उसके सामने चीज़ नहीं है तो भी वो उसे उसके बारे में सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर जैसे अब 11 से 15 वर्ष के बच्चे को कहे कि ताजमहल पर एक ऐसे लिखो, तो उस बच्चे के सामने ताजमहल ज़रूरी थोड़ी ना, उसको पहले ताजमहल के सामने बिठाएंगे और फिर उसको देख के वो लिखेगा। तो अब वो उसमें इतनी नॉलेज है कि वो उसको इमेजिन करके उसके बारे में लिख सकता है। तो अमूर्त रूप से, मतलब जो चीज़ें सामने नहीं है उनके बारे में भी वो लिख सकता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसके अंदर आ जाती है। तो इसमें पूर्णतः तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, मतलब पूरे तरीके से इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, इसकी समझ आ जाती है। इस अवस्था में बालक जो साइंटिफिक थिंकिंग जो आती है, साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक ढंग से सोचने लग जाता है। बालक वास्तविकता के साथ साथ संभावना में भी तर्क देने लगता है, मतलब टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एंड पॉसिबिलिटी, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करता है और जो चीज़ें संभव है उनके बारे में बात करता है। परफेक्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का निपुण गुण उसमें आ जाता है। अपनी बुद्धि का आध्यात्मिक विकास उसका हो चुका है। मैक्सिमम डेवलपमेंट उसकी इंटेलिजेंसी का फोर्थ स्टेज में हो जाता है, मतलब मैक्सिमम उसकी जो बुद्धि है उसका विकास हो चुका है। अब बालक जो है सर्वविवेकी का प्रयोग करता है, मतलब अपनी नॉलेज का यूज़ करता है, अपनी डिसीजंस खुद ले सकता है, अपना अच्छा भला बुरा वो जानता है। इस अवस्था में बालक का ज्ञान स्थानांतरण करने पर करना सीख जाता है, मतलब अपनी नॉलेज को कैसे किसी और को ट्रांसफ़र करना है वो सीख जाता है। और यहाँ पर एक लिखा है मेंटल कन्फ्लिक्ट, इस स्टेज में बच्चों को बहुत से मेंटल कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब ये एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर बहुत कुछ उसके दिमाग में आता है, तो इस स्टेज को मेंटल कन्फ्लिक्ट भी स्टेजेस में उसको फेस करने पड़ते हैं। इस अवस्था में बालक एक ही समस्या के एक से अधिक परिस्थितियों पर विचार करना प्रारंभ कर देता है, मतलब मल्टीपल थिंकिंग जो है उसके अंदर आ जाती है। इस अवस्था में बालक जो है सेल्फ क्रिटिसाइज, मतलब खुद की ही आलोचना करना शुरू कर देता है। सेल्फ एनालिसिस, मतलब स्वयं के कार्यों की समीक्षा करना सीख जाता है, मतलब अपना सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर देता है। उसे पता लगता है कि कहाँ वो उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, अपने आप को भी सेल्फ एनालिसिस करता है। इस अवस्था में बालक के अंदर परिकाल्पनिक निगमन तर्क विकसित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ये कौन सी स्टेज में डेवलप होता है, फोर्थ स्टेज में। भाषा संबंधी योग्यता एवं संप्रेषणशीलता, मतलब कम्युनिकेशन स्किल का गुण भी इसके अंदर विकसित हो जाता है। तो इस अवस्था में बालक जो है ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का हो जाता है। तो ये था जीन पियाजे की कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, कुछ अदर प्रिंसिपल्स भी जीन पियाजे ने दिए हैं जिसे हम समझ लेते हैं। यहाँ से एक आधा क्वेश्चन आपका बन जाता है। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड डिस्कवर। प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड डिस्कवर अगर पूछा जाए किसने दिया है तो आपको ध्यान रखना है, ये जीन पियाजे ने दिया है। जीन पियाजे के अनुसार बालक जो है लिटिल साइंटिस्ट होते हैं और वे समय समय पर स्वयं निर्माण एवं खोज करते रहते हैं, मतलब खुद से ही चीज़ों को खोजते रहते हैं और वे देखते हैं कि उनके विचार या वातावरण के साथ मेल खाते हैं या नहीं। जब बच्चा अपने नए नए विचार लेकर आता है तो वो ये देखते हैं कि मेरे विचार मेरे वातावरण के साथ मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, और उनके विचारों में समय समय पर बदलाव भी अपने विचारों में वो करता रहता है। अब पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसी स्टिमुलस या नकल पर आधारित न होकर यह खोज पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पियाजे कहते हैं कि बच्चे का जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसी स्टिमुलस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसकी अपनी खोज पर डिपेंड करता है। अब यदि एक 4 साल का बालक पहली बार में
जो बाउल्स हैं उनको सीक्वेंस में लगा देता है। तो ये उसके निर्माण एवं खोज से संबंधित है, मतलब उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। तो आपको ये याद रखना है, ये प्रिंसिपल किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। ये जीन पियाजे का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्ट एंड डिस्कवर। इसके बाद इन्होंने एक और प्रिंसिपल दिया जिसे कहते हैं एक्विजिशन ऑफ फंक्शनल एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत से तात्पर्य कार्य क्रिया के अर्जन की दिनचर्या मानसिक दिनचर्या से है, अथवा प्रत्येक दैनिक कार्यों का तर्कपूर्ण विपरीत भी होता है। मतलब यहाँ पर ये चीज़ें सिखाई गई हैं, जो काम किया जाता है वो कार्य है, उसके लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है, वो क्रियाएं जो हैं उसका जो है अपोजिट भी हो सकता है। कार्य क्रिया के अर्जन का संबंध आत्मशीलता से। यहाँ पर वो किस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं? एक्टिविटीज़ को करने वाली किसी काम को करने वाले जो एक्शंस हैं उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, उनके फंक्शंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम कार्य प्रारंभ करते हैं, वहाँ से अंत में उसी बिंदु पर पहुँच जाते हैं, तथा बालक को अपना अनुकूलन करने के लिए दो अवस्थाओं से जुड़ना पड़ता है, सात्मीकरण और आत्मीकरण, एसिमिलेशन एकोमोडेशन। जो हमने सबसे पहले किया था, ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको दो स्टेजेस से गुजरना होगा, एसिमिलेशन से और एडेप्टेशन से। जैसे कि मिट्टी के एक चक्र को दो भागों में तोड़ना तथा उन्हीं टूटे भागों को पुनः जोड़ना। तो ये आपका कॉन्सेप्ट किस में आता है? फंक्शंस ऑफ एक्विजिशन ऑफ फंक्शनल एक्शन में। थर्ड, इन्होंने पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट पे भी बात की है। ध्यान रखना, मोरल डेवलपमेंट के लिए फेमस हुए थे आपके कोलबर्ग, ठीक है, लेकिन पियाजे की भी थ्योरी जो है मोरल डेवलपमेंट पे दी गई है। नैतिक सोच, सबसे पहले देखते हैं कि नैतिक सोच क्या होती है। लोग कैसे सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है? क्या नैतिक सवालों पर बच्चे भी वैसे ही विचार करते हैं जैसे कि बड़े करते हैं? तो पियाजे के पास इन सवालों को लेकर कुछ विचार थे। तो बच्चे नैतिक मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में पियाजे ने 1932 में रुचि जागृत की। उन्होंने बहुत अधिक गहराई से 4 से 12 साल तक की उम्र के बच्चों का जो है इंटरव्यू लिया, ठीक है, और उनको ऑब्जर्व किया, इंटरव्यू लिया। पियाजे ने बच्चों को कंचे खेलते हुए देखा, ताकि ये जान सकें कि बच्चों ने खेल के नियम पर किस तरह से विचार किया। उन्होंने बच्चों के नैतिक मुद्दों के बारे में भी बात की, जैसे कि सजा, न्याय। पियाजे ने पाया कि जब बच्चे नैतिकता के बारे में सोचते हैं तो वे दो अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अब वो कौन सी दो अवस्थाएं थी? कहते हैं एक अवस्था उन्होंने दी हेट्रोनोमी। छोटे बच्चे समाज के नियमों को इसलिए अपना रहे हैं कि उन्होंने नियम तोड़ने पर दंड न मिले, अथवा वे दंड के डर से ही इन नियमों का पालन करते हैं और सोचते हैं कि नियम जो है गॉड गिफ्टेड है, गॉड ने बनाए हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अथवा इस अवस्था में बालक बाहरी सत्ता या ताकत के आधार पर जो है कार्य करते हैं। तो हेट्रोनोमिक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर बच्चा रूल्स को इसलिए फॉलो कर रहा है कि उसे कोई पनिशमेंट ना मिले। तो एक स्टेज इन्होंने ये दी। सेकंड स्टेज होती है ऑटोनॉमी, जिसे स्वायत्ता कहा जाता है। इस अवस्था तक पहुंचते बालक को ज्ञान हो जाता है कि नैतिकता के नियम फिक्स या निश्चित नहीं होते, स्वयं के समय के साथ उन्हें बदला जा सकता है। इस अवस्था में बालक जो है अपने खुद के दिमाग का प्रयोग करता है, अपनी खुद की नॉलेज का प्रयोग करते हुए करने लग जाता है, और उसे समझ में आ जाता है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उसे बदला भी जा सकता है। उसे कहते हैं ऑटोनॉमी। तो ये थी हमारी जीन पियाजे की थ्योरी, जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एक एक पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करें, अपने नोट्स बनाएं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।